हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो हम यहाँ पे कल मैंने फिफ्थ पेपर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैंने आप लोग को दे दिया था और मैं बोली थी कि सारे पेपर सॉल्व कराने को। तो मैं अभी ये वाला जो हमारा है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट तीसरा पेपर, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है, क्या गलत है। उसके बाद सॉरी, आज भी एक्चुअली मैं थोड़ी बिजी थी तो वीडियो मैं दे नहीं पाई हूँ आप लोग को। इसके लिए मैं रात को अपलोड कर रही हूँ और कल मैं देखती हूँ तो कल तीनों पेपर मैं सॉल्व कर देती हूँ, ताकि इसके बाद से हम लोग सेकेंड सेमेस्टर पे ध्यान देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का कितना सही हुआ है। और इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे खुद भी नहीं आ रहे थे, तो वो मैं पेंडिंग में रखी हूँ। अगर आप लोगों को किसी को पता होगा उसका आंसर तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो पहला जो हमारा है, संधारणीय विकास की अवधारणा प्रस्तावित की गई। तो जिसने भी पहले का ए आंसर दिया है 1987, उसका सही है। फिर सेकेंड हम देखते हैं कि ब्रटरलैंड रिपोर्ट इस शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी। तो ये आवर कॉमन फ्यूचर है, ये मैंने कई बार पढ़ाया भी था आप लोग को, तो आई थिंक ये सबका सही गया हो। फिर तीसरा हम देखते हैं कि आधुनिकीकरण शब्द की प्रक्रिया का प्रतीक है। तो उत्पादन उत्पादन जो है वो आधुनिकीकरण शब्द की प्रक्रिया का प्रतीक है। और फिर हम चौथा देखते हैं, तो चौथा है भारत में लिंग एवं विकास संबंधी दृष्टिकोण के सही क्रम को चिन्हित कीजिए। तो पहले कल्याण, विकास, सशक्तिकरण, मतलब डेवलपमेंट है, फिर पहले वेलफेयर है, फिर डेवलपमेंट है, फिर एम्पावरमेंट है। इसके बाद हम विकास का पांचवा देखते हैं कि विकास का विश्व व्यवस्था सिद्धांत विकसित एवं विकासशील देशों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किसने विश्व व्यवस्था सिद्धांत दिया था? तो ये वालेस्टीन ने दिए थे। एक और आंसर सेम इसी से रिलेट करके, तो उसका भी आंसर यही होगा, वालेस्टीन। फिर हम छठवां देखते हैं कि इकोनॉमिक एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी थी? तो मैक्स वेबर है। फिर व्यापार का विस्तार, श्रम विभाजन, विशेषज्ञता और बढ़ती उत्पादकता विशेषताएं हैं पूंजीवाद की। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर एक पुस्तक थी, दास कैपिटल। तो ये तो नॉर्मल है, सबको पता होगा कि इसके आंसर कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा था। फिर है नौवां है, सतत विकास की आधुनिक अवधारणा अधिक केंद्रित है। तो आर्थिक विकास पर भी है, सामाजिक विकास पर और पर्यावरण संरक्षण पर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 10वां देखते हैं कि जब प्राकृतिक संसाधनों की खपत प्रकृति के फिर से भरने की क्षमता के बराबर हो तो जो संधारणीयता होती है, मतलब जो सस्टेनेबिलिटी होती है, वो कैसी होती है? तो वो पर्यावरण दृष्टि से टिकाऊ होती है। फिर हम देखते हैं कि 11वां है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिए गए सतत विकास के लक्ष्य। तो ये भी आप लोग को पता होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 मैंने बताया था आप लोग को। इसके बाद 12 देखते हैं हम लोग, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकास संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मानव विकास के व्यापक मुद्दे हैं। तो इसमें है सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन शिक्षा है और तथ्य है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। इसमें उपरोक्त सभी जो है ये आंसर सही है। फिर 13 हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक समाज की विशेषता नहीं है? तो बुनियादी परिस्थिति जो है, ये ऐसे भी नॉर्मल समझ में आना चाहिए कि इसमें भी मनोवृत्ति है, इसमें भी मनोवृत्ति है। ठीक। और ये तर्क पे आधारित है मनोवृत्ति, एक यही है जो सबसे डिफरेंट है। तो ये इसका आंसर सी था। फिर डी हम लोग देखते हैं कि सांस्कृतिक विलंबना निम्नलिखित में से किसके बीच की अंतर है? तो सांस्कृतिक विलंबना, सिंपल सी बात है कि ये एक समाज की भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति की बात कही जाती है इसमें। 15 हम देखते हैं कि जब हम विकास के स्तर पर देशों की तुलना करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से क्या माना जाता है? तो आय, किसी भी देश की आय क्या है, इनकम क्या है, उसे मान्यता दिया जाता है। फिर हम यहाँ पे 18 देख लेते हैं, द प्रोटेस्टेंट्स एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये मैक्स वेबर है, मतलब जितना भी कैपिटलिज्म से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैक्स वेबर है उसमें कहीं ना कहीं। फिर हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने विश्व व्यवस्था को स्वकेंद्रित और परिधीय क्षेत्र में विभाजित किया था? तो यहाँ भी विश्व व्यवस्था आया। विश्व व्यवस्था सिद्धांत किसने? वालेस्टीन ने दिया था। तो सी सही है। डी हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन एक रैखिक तरीके से परिवर्तन को मानता है? तो
17 का ए आंसर सही है। उद्विकाशीय सिद्धांत ये परिवर्तन को रैखिक रैखिक तरीके से देखता है। फिर हम देखते हैं कि द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ पुस्तक इस पालवरन ने लिखा था। फिर हम देखते हैं कि द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक रॉस्टो ने 1960 में दिया था। फिर 21 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वालेस्टीन मतलब किस क्षेत्र को वालेस्टीन ने अपने विश्व व्यवस्था सिद्धांत में कोर यानी कि केंद्र के रूप में चिन्हित किया था। तो उत्तर पश्चिम यूरोप है, इसे इन्होंने देखा था। सॉरी, उन्होंने वेस्ट बंगाल देखा था। इसका आंसर डी होना चाहिए आई थिंक। तो आप लोग 21 एक बार देख लीजिएगा थोड़ा। आई थिंक वेस्ट बंगाल है, तो डी आंसर इसका सही है। लेकिन मैंने सी किया है, सो आप लोग एक बार मुझे कमेंट कीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि 24 निम्न में से आर्थिक समृद्धि के अवरोधक हैं। तो आर्थिक समृद्धि निम्न आय पे भी है, भ्रष्टाचार पे है और आय का असमान वितरण, तो इसका आंसर डी है। फिर हम देखते हैं कि जर्मन ऑडियोलॉजी, तो ये तो बहुत सिंपल है, कार्ल मार्क्स ने लिखा था। फिर हम रॉस्टो के जो आर्थिक समृद्धि के 4 चरण मतलब 5 चरण उन्होंने दिया था, उसमें अंतिम जो चरण थी वो थी अत्यधिक जन उपभोग की दशाएं, स्टेज ऑफ हाई मास कंज्यूमिनेशन, तो सॉरी कंज्यूम्पशन, ये चीज़ें थी, तो इसका आंसर सी है। फिर हम देखते हैं कि क्राइसिस ऑफ नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म पुस्तक 1982 में किसने लिखी थी। तो इसमें डी आंसर सही होगा क्योंकि इसे वालेस्टीन ने लिखा था, तो ये तीनों कोई नहीं है। फिर हम 26 देखते हैं कि डब्ल्यू रोस्टो अमेरिका के इतिहासकार थे, आर्थिक इतिहासकार थे। फिर निम्न में से कौन आर्थिक समृद्धि का सामाजिक अवरोधक नहीं है, तो जो धर्म है वो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि निम्न में से कौन आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो वस्तु विनिमय पर आधारित आर्थिक संबंध। 29 देखते हैं मानवीय विकास की अवधारणा पर जोर, इसका आंसर मुझे नहीं पता है। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो बताइए, नहीं तो इसे हम लोग पेंडिंग में रखते हैं। इसका आंसर मैं अपने सर से क्लियर करके आप लोग को इन्फॉर्म करूँगी। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो 29 का आंसर मुझे दीजिए। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जीडीपी का अर्थ, ये तो मैं कई बार बोली हूँ कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर हम देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि की विशेषताएं, तो आर्थिक समृद्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, सामाजिक एवं वैचारिक परिवर्तन है, क्योंकि समाज और अगर किसी व्यक्तिगत रूप से विचार और समाज मतलब समाज के विचारों में परिवर्तन होगा तभी प्रति व्यक्ति आय और उसकी वृद्धि में परिवर्तन होगा। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो जिसने 31 का डी किया है उनका सही है। फिर हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा चरण रॉस्ट्रो की आर्थिक समृद्धि का चरण नहीं है, तो 32 का डी आंसर सही है, उत्तर आधुनिक अवस्था। फिर 33 हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के देशों में विकसित तथा विकासशील 2 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें प्रति व्यक्ति आय के आधार पर और राष्ट्रीय आय के आधार पर, तो इसका ऑप्शन सी है। जिसने भी सी किया है 33 का उनका सही है। हम देखते हैं कि भारत का विकास पथ आधारित है निजी एवं राज्य उद्यम पर, तो 34 का सी जिसने किया वो सही है। 35 देखते हैं कि संधारणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की रूपरेखा बनाई गई थी, तो ये रियो सम्मेलन 1992 में बनाया गया था, तो जिसने भी 35 का बी किया है उसका सही है। फिर हम देखते हैं कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद ने सामंतवाद की जगह ले ली और स्वयं विस्थापित हो जाएगा, ये साम्यवाद के द्वारा वो विस्थापित हो जाएगा, तो ए सही है। बिकॉज मैंने बी करके आया था, जो दूर दूर तक ये चीज़ नहीं है, मतलब मेरे माइंड में एक बार भी ये चीज़ नहीं है कि सामंतवाद की ही जगह लेने की बात है और मैंने बी किया था, तो हो जाता है कभी कभी। और आप लोग 36 का ए जिसने भी किया उनका सही है, मेरा तो गलत हो गया। 37 हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा स्वरूप विकल्प पार्सन्स द्वारा उल्लिखित नहीं है, तो पार्सन्स ने विशिष्टता बनाम विसरण वाला नहीं दिया था, तो जिसने 37 का डी किया उनका सही है। 38 हम देख लेते हैं कि यह सिद्धांत के अल्प विकास और अमीर देशों के प्रभुत्व से आता है, तो ये है डिपेंडेंसी थ्योरी, निर्भरता सिद्धांत, ये अल्प विकास अमीर देशों के प्रभुत्व से आता है। 39 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है, तो आर्थिक विकास का लक्ष्य ये है कि आर्थिक समृद्धि, निर्धनता में कमी, मानव विकास में सुधार, तो इसके आंसर सभी हैं, मतलब ऑल ऑफ दिस। फिर हम भारत में वित्तीय वर्ष, तो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, किसी को भी पता होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो आई थिंक आप लोग इसको मिलाइए, देखिए किसका सही है। और मैंने ये जो क्वेश्चन बोला आप लोग को,
इसका प्लीज़ जिसे भी पता हो तो 29 का ये आप लोग मुझे बताइए, और एक दो क्वेश्चन में जो कन्फ्यूज़न में है उसको भी आप लोग क्लियर कीजिए। 29 का आंसर आप लोग दीजिएगा, बिकॉज़ मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सेकेंड पेपर के जो सिलेबस है उसको मैं आप लोग को दे दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और उसके कुछ नोट्स भी मैं बनाना शुरू कर दी हूँ, देखती हूँ तो मैं सेकेंड सेमेस्टर का क्लास लूँगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद से स्टार्ट करते हैं उसको। आई थिंक 20 के बाद से स्टार्ट करते हैं। तब तक हम लोग नॉर्मल जो चीज़ें हैं सोशियोलॉजी से रिलेट उसे समझ लेते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। सो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ 29 का आंसर आप लोग देख लीजिएगा, बताइएगा मुझे। सो थैंक यू सो मच।